नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का आर्टिकल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 30 तारीख को आया है। आर्टिकल लिखा है दीपांकर गुप्ता जी ने, जो कि एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं। और आर्टिकल का शीर्षक है लॉ दैट प्रोड्यूसेस लूजर्स। और ये बात करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। और इसमें बताया गया है कि कैसे इस एक्ट की वजह से वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो श्रमिक हैं और जो व्यवसायी हैं, दोनों को किस तरीके से नुकसान हुआ है इस एक्ट के द्वारा। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। एडिटोरियल डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 और 3 के साथ। पेपर 2 में ये लिंक होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया गया है, इससे किस तरीके से नुकसान हो रहा है व्यवसायियों का भी और मजदूरों का भी। और जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये लिंक होता है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इससे ये लिंक होता है। तो सिलेबस से लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो आज का हमारा आर्टिकल संबंधित है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 से, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम भी कहा जाता है हिंदी में। और इसमें बताया गया है कि कैसे इस एक्ट के वजह से जो छोटे उद्योग हैं वो सिर्फ छोटे ही रह गए हैं, क्योंकि वो सरकार के जो नियम है, कानून है, उन पे लागू हो जाते हैं जैसे ही वो एक साइज से बड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से जो छोटे उद्योग हैं वो छोटे ही बने रहना चाहते हैं, और इसी वजह से एमएसएमई के ऊपर जो नियम लागू हैं उनमें अब बदलाव किया गया है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी बदलाव की बहुत ज़रूरत है। तो आर्टिकल में सबसे पहले बताया गया है कि लॉकडाउन की अगर सबसे पहले की तस्वीर याद की जाए तो हमें याद आता है कि राजमार्गों पर लाखों लोग फंसे हुए थे। वो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे थे और पैदल चल रहे थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के सारे साधन बंद किए गए थे सरकार के द्वारा। और इनमें से ज़्यादातर श्रमिक थे प्रवासी श्रमिक, यानी कि माइग्रेंट लेबरर्स, जो कि मात्र 1 या 2 सप्ताह की बेरोजगारी से इतनी निराशा में आ गए थे कि उन्हें इन मार्गों पर पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ दिनों की बेरोजगारी की वजह से इन लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ा, और इसके पीछे जो कारण है वो है कि एक तो इनके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है, ना ही ये जहां काम करते हैं उन व्यवसायियों के द्वारा और ना ही सरकार के द्वारा। और जिसकी वजह से जब उनके बेरोजगार उनसे छिन गए लॉकडाउन के दौरान, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा कि वो अपने घरों यानी कि गाँवों की तरफ वापस जाएं। और यही बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि क्या कारण था कि जो प्रवासी श्रमिक थे वो इतनी बड़ी संख्या में अचानक उस स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो गए जहां कुछ समय पहले तक वह खुशी खुशी रह रहे थे और अपनी आजीविका चला रहे थे। और आर्टिकल बताता है कि इस प्रश्न का उत्तर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में निहित है, जिसने कि अल्प अवधि रोजगार यानी कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, कम कौशल यानी कि लो स्किल्स और शून्य सुरक्षा यानी कि जीरो सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया है। और इसी वजह से ये प्रवासी श्रमिक मजबूर हुए अपने घरों की ओर पलायन करने के लिए। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि इसका जो चैप्टर 5B है, इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी बिजनेस में आप 99 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो फिर आपके ऊपर कुछ कानून लागू हो जाते हैं। और ये कानून है कि जैसे ही आप किसी भी वर्कर को निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इस तरीके के नियम हैं कि अगर आपको किसी कर्मचारी को बर्खास्त करना है तो उससे पहले आपको सरकार को सूचित करना होगा, जो कि अपने आप में किसी भी व्यवसाय के लिए दिक्कत वाला प्रश्न है। और जैसे ही आपके पास 20 से ज़्यादा कर्मचारी हो जाते हैं तो भी आपको प्रोविडेंट फंड और बोनस देना आवश्यक हो जाता है, और इसके लिए आपको सरकार के साथ रजिस्टर भी होना पड़ता है। और इससे भी कई सारे व्यवसाय बचना चाहते हैं। और तीसरा जो है वो है कि 240 दिनों तक अगर किसी वर्कर ने आपके पास लगातार काम किया है, यानी कि कंटिन्यूसली काम किया है, तो ऐसे अवस्था में भी अगर उस वर्कर को आप अपने व्यवसाय से हटाते हैं तो आपको
सीवरेंस पे यानी कि उसको निकालने पे जो उसको एक रकम का भुगतान करना पड़ेगा, इसको भी देने से व्यवसाय बचना चाहते हैं। तो ये सारे नियम हैं तो श्रमिकों के भले के लिए, लेकिन इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि उनका ही नुकसान, क्योंकि व्यवसाय अब सरकार के पास रजिस्टर नहीं होना चाहते हैं और वो इनफॉर्मल सेक्टर में छोटे ही बने रहना चाहते हैं। और ये सारा काम इनफॉर्मल सेक्टर में चल रहा है। यहाँ तक कि फॉर्मल सेक्टर वाली कंपनियां भी इन इनफॉर्मल सेक्टर की छोटे उद्योगों से अपना काम आउटसोर्स करवाते हैं। तो इस तरीके से जो कानून श्रमिकों की रक्षा के लिए बना है, उससे उनका भी नुकसान हो रहा है और भारतीय जीडीपी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। और यही बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि इसने एक सीमा निर्धारित करके उद्यमियों एवं श्रमिकों को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से बचने के लिए प्रेरित किया है। और साथ ही साथ इसने कंपनियों को अनौपचारिक तंत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में बने रहने तथा मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं किया है, क्योंकि हर कोई यहाँ इनफॉर्मली काम करना चाहता है क्योंकि उसी में फायदा नजर आता है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है श्रमिकों का, खासतौर से प्रवासी श्रमिकों का। आगे आर्टिकल में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो निहित समस्याएं हैं उन पे रोशनी डाली गई है और यहाँ वही चीज बताई गई है कि पहली सीमा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंतर्गत है वो है कि 99 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने और उनमें से किसी एक को भी बर्खास्त करने की स्थिति में पहले सरकार को सूचित करना आवश्यक है। और दूसरी सीमा यह है कि 20 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने की स्थिति में कंपनी को भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड और बोनस भुगतान करना आवश्यक हो जाएगा। तो इससे भी जो छोटे व्यवसाय हैं वो बचना चाहते हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पेपर वर्क भी इन्वॉल्व होता है। और तीसरी जो सीमा है वो है कि यदि श्रमिक 240 दिन से अधिक तक कंपनी में लगातार कार्यरत है तो कंपनी मुआवजा भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकती है, यानी कि एक सेवरेंस पे तब उस वर्कर का राइट बन जाता है और इससे भी कंपनियां बचना चाहती हैं, खासतौर से छोटी कंपनियां। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के इन प्रावधानों को देखते हुए ये बात तो निश्चित हो जाती है कि कोई भी उद्यमी 240 से अधिक दिनों के लिए और 99 से अधिक श्रमिकों को काम पर नहीं रखना चाहेगा और साथ ही ऐसा करने के लिए असाधारण साहस की आवश्यकता होगी, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है और कहीं ना कहीं इस पे सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। और आर्टिकल में बताया गया है कि आमतौर पर ये नियोक्ता जिनकी संख्या काफी अधिक है स्वाभाविक रूप से इन सीमाओं का लाभ उठाते हैं और इसीलिए भारत में जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो इतना बड़ा है। आज की कॉन्सेप्ट्स में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। आगे आर्टिकल बताता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सीमाओं का प्रभाव किस तरीके से पड़ा है। तो इन सीमाओं ने न केवल अनौपचारिक क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है जहां अपंजीकृत श्रमिक एवं अपंजीकृत उद्यमी दोनों का वर्चस्व व्याप्त है, तो इस तरीके की चीजों को इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ने प्रोत्साहित किया है। तो इस वजह से इनफॉर्मल सेक्टर में अनरजिस्टर्ड लेबर और अनरजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स दोनों ही ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। और इस इनफॉर्मल सेक्टर का बड़े रूप में व्याप्त होने से रोजगार के अवसर और इसकी अवधि तथा कौशल में वृद्धि और R&D इन सब पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसी वजह से आगे बताया गया है कि अनुसंधान एवं विकास में भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का केवल 0.7% खर्च करता है, जबकि अन्य देश इससे काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। और अगर दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो वो करीब करीब 4.2% करता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि साउथ कोरिया की कंपनीज कितना ज़्यादा विश्व भर में व्यापार कर रही हैं और भारत में भी कितनी ज़्यादा कोरिया की कंपनियां मौजूद हैं जो कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और यहाँ एक बात आपको पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी के समूह हैं इनको चिबोल कहा जाता है, जैसे कि सैमसंग हुई, LG हुई, तो इनको चिबोल कहा जाता है, जो बड़े समूह होते हैं, व्यापारिक समूह। तो आगे आर्टिकल में बताया गया है कि IDA ने अनौपचारिक उद्यमों और कम कौशल वाले श्रमिकों के प्रसार में वृद्धि की है, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए एक आंकड़ा भी दिया गया है कि इस सदी के पहले 15 वर्षों में यानी कि 2000 से 2015 के बीच में जो रोजगार बढ़ा है उसमें आधी से भी अधिक वृद्धि संविदागत श्रमिकों यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की हुई है। और ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है अगर श्रमिकों के हित की बात देखें तो। और इससे MSMEs में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, क्योंकि
आईडीए जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, इसने उद्यमियों को बड़े एवं औपचारिक विकास में रोका है, क्योंकि इसके नियम इस तरीके के हैं कि कोई भी उद्यमी नहीं चाहता है कि वो इस तरीके के पेपर वर्क में फंसे, और वो बहुत ही खुश है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करता रहे, चाहे इससे जितना विकास वो अपने यूनिट का कर सकता है, अपनी इंडस्ट्रियल इकाई का कर सकता है, वो ना भी हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग पेपर वर्क से बचना चाहते हैं, लोग नियमों से बचना चाहते हैं। और इसकी वजह से बताया गया है कि वर्ष 2012 में 3.6 करोड़ एमएसएमई थे, जो कि बढ़कर आज लगभग 6 करोड़ हो गए हैं, यानी कि इनमें करीब दुगनी वृद्धि हुई है। और अफसोस की बात यह है कि जो 94% से अधिक एमएसएमई हैं वो माइक्रो सेक्टर में हैं, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्र के हैं, और जीडीपी में उनका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो 2012 में जो जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का योगदान था वो था 37.54%, और 2015 में ये घटकर 30.7% हो गया, और 2019 आते आते ये 29.7% हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार एक गिरावट आ रही है इसके कंट्रीब्यूशन में, जबकि ये अपनी क्षमता के अनुसार पूरा काम भी कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है, और शायद इसी वजह से सरकार ने भी एमएसएमई के नियमों में अब परिवर्तन किया है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के नियमों में भी परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि ये ज्यों का त्यों बना हुआ है और एक रुकावट है जीडीपी की बढ़ोतरी में, और ना ही ये श्रमिकों को भी उनके अधिकार दिलवा पा रहा है। और आगे बताया गया है आर्टिकल में कि वर्तमान में संगठित क्षेत्र यानी कि फॉर्मल सेक्टर की इकाइयां भी अनौपचारिक क्षेत्र से आउटसोर्सिंग कर रही हैं, और समय के साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ने बड़ी संख्या में फॉर्मल सेक्टर की कंपनियों को भी एक असामान्य मिश्रित आर्थिक संस्थाओं में बदलने का काम किया है, जो कि इकोनॉमी की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। आगे आर्टिकल बताता है कि अंतिम विश्लेषण में ये कहा जा सकता है कि जो आईडीए है ये लाभप्रद नहीं है, बल्कि इससे केवल हानि ही हानि हुई है, और इसकी वजह से किसी का भी लाभ नहीं हुआ है। अगर हम बिजनेसेस की भी बात करें कि चलिए ये सिर्फ वर्कर्स को ही नुकसान पहुंचाया है क्योंकि वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में रह गए, तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से उद्योगों को लाभ पहुंचा है, उद्योगों का भी उतना ही नुकसान हुआ है। और सालों से काम कर रहे श्रमिकों के कौशल में कोई वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो छोटी इकाइयां हैं, वो अपने श्रमिकों के स्किल डेवलपमेंट में कोई रुचि नहीं लेती हैं, और ये श्रमिक लगातार असुरक्षित रहते हैं कि कभी भी उनकी नौकरी हट सकती है, और उद्यमी भी श्रमिकों का शोषण करते हैं। आर्टिकल एक सुझाव दे रहा है कि अगर आईडीए की सीमाएं हटा दी जाएं, जो कि सीमाएं हैं 99 वर्कर्स वाली, 20 वर्कर वाली और 240 दिनों की, अगर इन 3 सीमाओं को हटा दिया जाए, ये 20 वाली सीमा 99 के अंदर ही निहित है, तो अगर इन सीमाओं को हटा दिया जाए तो प्रत्येक श्रमिक, चाहे वो किसी भी फर्म से संबंधित हो, समान अधिकारों का हकदार होगा, और इसी तरह हर नियोक्ता फर्म के आकार की परवाह किए बिना, श्रमिकों की संख्या ध्यान में रखे बिना उन्हें काम पर रख सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर बर्खास्त कर सकता है। और आर्टिकल कहता है कि ये दोनों पक्षों की अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा, और श्रमिकों को अब सरकार को सूचित किए बिना निकाला जा सकेगा, लेकिन फर्म के आकार की परवाह किए बिना ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में उन्हें वेतन के साथ मुआवजे का भुगतान भी हो। तो इस तरीके से ये दोनों पक्षों के लिए बेहतर काम कर सकता है। और इसके अलावा आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि सभी फर्मों के पास एक औपचारिक विवाद समाधान बोर्ड भी अवश्य होना चाहिए, यानी कि फॉर्मल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोर्ड। तो ये भी बहुत जरूरी है। और जैसे ही इन उद्यमों को आकार सीमा से मुक्त किया जाएगा, तो उद्यमियों को भी सूक्ष्म बने रहने में कोई लाभ नहीं होगा, और वो चाहेंगे कि वो माइक्रो से बढ़ के स्मॉल बने, और स्मॉल से बढ़ के मीडियम बने, और फिर एक कॉर्पोरेट बनने की ओर अग्रसर हो। और यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम्पल भी दिया गया है, जो कि आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं या ऐसे राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कि अगर इस तरीके के सुधारों को अपनाया जाता है सरकार के द्वारा, तो यहाँ हम जर्मनी का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ की जो फर्म के पर्यवेक्षी बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की अनुमति दी जाती है, यानी कि जो सुपरविजन या सुपरवाइजरी बोर्ड होता है कंपनीज का, उनमें जो लेबरर्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और अगर इस तरीके का उपाय किया जाएगा, तो जो श्रमिक हैं उनके लिए और जो नियोक्ता हैं उनके मध्य विश्वास भी उत्पन्न होगा, और ये श्रमिक वर्ग की हड़ताल के संकट को भी दूर करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा उद्यमी डरता है, वो डरता है
स्ट्राइक के होने से, या कोई यूनियन फॉर्म हो जाए और जिसकी वजह से मैनेजमेंट पे लगातार दबाव बना रहे। तो इन दोनों चीज़ों पे अंकुश रखने के लिए और मैनेजमेंट और श्रमिकों के बीच एक विश्वास वाला वातावरण बनाने के लिए ये सुपरवाइजरी बोर्ड, जैसा कि जर्मनी में होता है, इस तरीके की अगर मैकेनिज्म को अपनाया जाएगा तो वो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखेगा और स्ट्राइक एवं यूनियन वाली चिंताएं सामने नहीं आएंगी। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर की, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में तो यूनियन लीगली अलाउड है। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि आईडीए में जो निहित सीमाएं हैं इनको पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए, ना कि कुछ राज्यों के समान संशोधन किया जाना चाहिए, जैसा कि अभी कुछ राज्यों जिसमें कि यूपी और मध्य प्रदेश शामिल हैं, इन राज्यों ने जो संशोधन किए हैं और कुछ लेबर कानूनों से व्यवसायों को छूट दी है कुछ सालों के लिए, कुछ समय अवधि के लिए। तो इस तरीके के पीसमील रिफॉर्म की जगह आर्टिकल में कहा गया है कि हमें एक पूर्ण रिफॉर्म की ओर जाना चाहिए, जिससे कि श्रमिकों और व्यवसाय दोनों को लाभ पहुंचे। और यहाँ ये भी बात की गई है कि राइट टाइम है राइट चेंजेस करने के लिए, यानी कि ये सही अवसर है सही तरीके के बदलाव लाने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। तो ये थे इस आर्टिकल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो आज की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल सेक्टर को और इनफॉर्मल सेक्टर के डिफरेंस को। तो फॉर्मल सेक्टर जो कि औपचारिक सेक्टर है, इसमें एम्प्लॉयमेंट टर्म्स जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, रेगुलर होती हैं और एम्प्लॉयज़ को एश्योर्ड वर्क और सोशल सिक्योरिटी मिलती है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ एम्प्लॉय के पास फर्श होता है जिस पे वो खड़ा हो सकता है। तो एफ से हो गया फिक्स्ड, ए से हो गया आपका एश्योर्ड वर्क, आर से हो गया कि रेगुलर वर्क भी मिल रहा है उसको, और एस से हो गया कि सोशल सिक्योरिटी भी शामिल है। तो ये हो गया फिक्स्ड, एश्योर्ड वर्क, रेगुलर और सोशल सिक्योरिटी। तो फॉर्मल सेक्टर में ये सारी चीज़ें मिलती हैं एम्प्लॉय को। और इसको इस तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो पंजीकृत होता है सरकार के साथ, और इस पे कई सारे जो लेबर कानून हैं वो भी अप्लाई होते हैं। और जो वर्कर्स होते हैं इस तरीके के ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। उन्हें फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि जो एक अवधि होती है जो कि अभी 8 घंटे है, जिसको कुछ राज्यों ने अभी 12 घंटे के लिए बढ़ाया है, तो इस तरीके की चीज़ें फिक्स होती हैं। और इससे ज़्यादा अगर उनसे काम कराया जाएगा तो उन्हें ओवर टाइम दिया जाएगा। तो इस तरीके के बेनिफिट होते हैं फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के पास। दूसरी ओर इनफॉर्मल सेक्टर की अगर बात की जाए तो वो ऐसा सेक्टर है जहाँ की वर्कर या तो अपने घरों में रहकर काम कर रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या डेली वेजर हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर का जो लेबर है वो लार्जली नॉन यूनियनाइज्ड है, यानी कि यहाँ यूनियन नहीं है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में यूनियंस होती हैं। और इसकी वजह एक है क्योंकि ये कैजुअल टाइप का काम है, सीजनल नेचर है, और ये श्रमिक आते हैं और चले जाते हैं। और जो एंटरप्राइजेस भी हैं ये फैली हुई हैं, एक ही जगह पे क्लस्टर नहीं है इनका। तो इस वजह से ये यूनियन बनने को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करती है। और इस सेक्टर में कम तनख्वाह और अस्थायी टाइप का एम्प्लॉयमेंट होता है, और ना ही कोई सुरक्षा मिलती है ऐसे वर्कर्स को जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि ना कोई कानून इस पे लागू हो रहा है और ना ही कोई ट्रेड यूनियन है जिसके द्वारा कोई चीज़ डिमांड की जाए मैनेजमेंट से सामूहिक रूप में। लेकिन ये सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना केवल रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या को, और ये देश की जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इस तरीके से ये सेक्टर जिसमें कि वर्कर को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है या बहुत ही कम सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ये जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है, और इसी वजह से एमएसएमई सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की बात की जाए तो उसके अनुसार करीब करीब 93% जो टोटल वर्कफोर्स है भारत में वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है ये, और फॉर्मल सेक्टर में कितना कम रोजगार उपलब्ध है। और इसी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जैसे कानून जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको इनफॉर्मल से फॉर्मल बनने में रोकती हैं, इसको बिल्कुल हटाना चाहिए या इस पे सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को। तो ये एक्ट आया अप्रैल 1947 में, और इसका जो मुख्य प्रोविजंस हैं उनका एम है, उद्देश्य है कि प्रिवेंट करें और सेटल करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को, यानी कि जो औद्योगिक विवाद होते हैं उनको रोका भी जाए
और उनको सेटल भी किया जाए अगर वो उत्पन्न हो जाते हैं, और कुछ सेफ गार्ड यानी कि कुछ सुरक्षा भी प्रोवाइड की जाए वर्कर्स के लिए। और इस एक्ट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है भारत के जो लेबर कानून हैं उनको। और यहाँ हमको पता होना चाहिए कि जो लेबर वाला सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो कि आर्टिकल 246 में आता है या 7th शेड्यूल, ये आपको पता होना चाहिए। और इस एक्ट के अंदर प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन बताया गया है कि अगर आप किसी भी वर्कर को निकालते हैं या यूनिट आपकी बंद हो जाती है या यूनिट में आपके जितने वर्कर हैं उनमें कमी लाते हैं, तो ऐसे में आपको एक कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा उस वर्कर को। और यहाँ प्रायर परमिशन भी आपको लेनी पड़ेगी सरकार की, अगर आप इस तरीके का ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप वर्कर को निकाल रहे हैं या उसमें कमी ला रहे हैं या फिर अपना इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बंद भी कर रहे हैं, तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसमें कुछ ऐसे एक्शंस भी बताए गए हैं कि अगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रही हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, ट्रेड यूनियन के द्वारा या वर्कर्स के द्वारा, तो भी क्या एक्शन बनेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कानून है ये सिर्फ अप्लाई करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, तो ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में ही अप्लाई करता है। और इसी वजह से जितनी भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही बने रहना चाहते हैं, वो छोटे ही बने रहना चाहते हैं। और इसके उद्देश्य जो हैं कि फेयर टर्म्स यानी कि उचित शर्तें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में हो, वर्कर्स के बीच में हो और वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में हो, तो इसको ये सुनिश्चित करना चाहता है ये कानून। और इसका एक और उद्देश्य है कि औद्योगिक शांति और समरसता बनी रहे, और इसके लिए ये एक कार्यप्रणाली भी बताता है जिसके अंतर्गत जांच और समझौता किस तरीके से किया जाएगा किसी भी औद्योगिक विवाद में बातचीत के द्वारा, इस पे बताया गया है, इसकी विधि बताई गई है। तो ये सब था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के बारे में। अब आइए अंत में देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस में इस आर्टिकल से संबंधित। तो अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के बारे में कि इसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं, वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको ये 99 वर्कर्स पे क्या लागू हो जाता है, 20 वर्कर पे जैसे प्रोविडेंट फंड और बोनस की प्रक्रिया लागू हो जाती है, और 240 दिन का जो कंटिन्यूस वाला प्रोविज़न है कि ये लगातार अगर कोई श्रमिक काम कर रहा है तो अगर उसको निकाला जाएगा तो उसको एक सीवरेंस पे भी देनी पड़ेगी। और लेबर के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी लिस्ट में आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और इनके फीचर्स कि किस तरीके का सेक्टर को फॉर्मल कहेंगे, किस तरीके के सेक्टर को इनफॉर्मल कहेंगे। और भारत में जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि करीब करीब 94% तो वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में ही कार्यरत हैं। और एमएसएमईज के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि अब उनमें क्या बदलाव किया गया है और किस तरीके की लिमिट्स लगाई गई हैं जो सरकार ने अभी हाल में ही जारी किया है। और अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में जो प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार के हैं कि किस तरीके के सुधार की ज़रूरत है श्रमिक कानूनों में, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पर्टिकुलरली इसमें किस तरीके के सुधार की ज़रूरत है। और एक और प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए वर्कर्स के राइट्स के बीच में, यानी कि जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों के बीच में, और जो फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेसेस को चाहिए, व्यवसायों को चाहिए, जो जिस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी जो जनरली बात होती है कि हायर एंड फायर पॉलिसी होनी चाहिए कि आप ज़रूरत पड़ने पे किसी को नौकरी पे रख सकते हैं और ज़रूरत ना रहने पे उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा विषय रहा है बहुत समय से, तो इस पर एक बैलेंस्ड ओपिनियन आपका होना चाहिए जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड हो। और इसमें आप कुछ जर्मनी जैसा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जैसा कि हमने देखा। तो इस तरीके के प्रश्नों पे आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।